हेलो डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, जबरदस्त चीज है। एनडीए के एग्जाम का सबने आपने नाम सुना होगा, सबने। बेसिकली तो एनडीए एनए है एंड इट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी। एवरी ईयर एनडीए के लिए आपके पास में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड सिर्फ 1 बार हुआ था, बट ईश्वरीय जिसे कहते हैं कृपा से अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। तो बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज डिटेल्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी का जो एनडीए 2021 है, इट इज ऑन 18 अप्रैल 2021। 18 अप्रैल को ये एग्जाम होगा, ठीक है। जितने भी लोग जो फिजिकली फिट है, अभी मैं फिजिकल फिट होने की डिटेल्स आपको नहीं बता रहा हूँ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यूजुअली आप सब लोग ही, बहुत कम लोग हैं जो फिजिकली फिट नहीं होते। ये सभी लोग आइदर फ्रॉम द मैथ्स स्ट्रीम और बायो स्ट्रीम, आपके पास साइंस बायो है, आपके पास साइंस मैथ्स है, या आपके पास में कॉमर्स स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है, तैयार हो जाइए। ये एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। 12th स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए और 12th पास स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए, ठीक है ना। कुछ एज लिमिट्स वगैरह हैं, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो एज लिमिट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, अपनी स्लाइट फिजिकल फिटनेस को देख लीजिए। बस एक ही चीज यहाँ खतरनाक है, इट इज ओनली फॉर अनमैरिड मेल्स। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फीमेल्स आर नॉट अलाउड। तो एक बहुत बड़ा तबका तो यहाँ से निकल गया, और जो लोग जिनकी मैरिज हो चुकी है वो भी भाई अलाउड नहीं है। तो कई बार गांव ढाणियों में छोटे बच्चों की जल्दी जो है वो मैरिज कर दी जाती है। तो यहाँ से एक मैसेज भी जाता है कि भाई आप बाल विवाह ना करें, इस तरह के एग्जाम देने से आपको रोक दिया जाता है, जो कि आपका जीवन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एनडीए का जो एग्जाम है, एनडीए एनए, नेवल एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, ये 18 अप्रैल 2021 को होगा। करीब करीब जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे पास है, फिर बाकी रिवीजन का समय है। कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिजी कोटा की तरफ से हम बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, और कुछ चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपके पास लेके आ रहे हैं, लेकिन वो अभी मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभी दूसरा है, ठीक है। फॉर्म्स जो हैं वो आप फिलअप करना शुरू कर सकते हैं और कर देना चाहिए, ठीक है। पर पहले कुछ चीज़ों को चेक कर लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। आप अब कितनी 12th में परसेंटेज आएगी इसके बारे में भी ना सोचें, और कितनी आई है उसके बारे में भी ना सोचें, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12th में कितना परसेंटेज है या आएगा इसके बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद योर परसेंटेज। यहाँ कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई मिनिमम परसेंटेज की एलिजिबिलिटी के लिए कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप पास होने चाहिए बस, या अपीयरिंग होने चाहिए। आपकी 40% एग्जामिनेशन में 12th में 40% मार्क्स हैं, 45% मार्क्स हैं, 80% है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और जो अपीयरिंग है उनको तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन 12th परसेंटेज। रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, ध्यान से देखिए। अनमेरिड मेल्स, फीमेल्स का मैंने बता ही दिया था, और आपका जो जन्म तारीख है वो 2 जुलाई 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी बोर्न, आपकी जन्म तारीख 2 जुलाई 2002 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। 2 जुलाई 2002 हो सकती है। देखो, जैसे ही ये वीडियो जाता है वैसे ही क्वेश्चंस की भरमार आती है। तो जो 2 जुलाई 2002 से पहला पैदा हुए हैं वो तो कुछ नहीं सोचते बेचारे, वो तो सोचते हम नहीं दे सकते। 2 जुलाई 2002 के बाद वाले वो कहते हैं हम दे सकते हैं, पर कुछ लोग फंसे जाते हैं, सर मैं तो पैदा ही 2 जुलाई 2002 को हुआ था, सो व्हाट कैन आई डू। यस, यू आर एलिजिबल। 2 जुलाई 2002 से बिफोर, इससे पहले वाले लोग, इससे पहले जो पैदा हुए हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते। और 1 जुलाई 2005 के बाद में जो 1 जुलाई 2005 को पैदा हुआ है वो दे सकता है, वो दे सकता है ना। कुल मिला के यहाँ आप कहोगे तो 15 साल, यहाँ देखोगे तो आप मुझे कहोगे 18 साल। तो 1 जुलाई 2005 के बाद में आप पैदा हुए हैं तो नहीं दे सकते, और 2 जुलाई 2002 के पहले आप पैदा हुए हैं
तो नहीं दे सकते। लेकिन आप यदि 2 जुलाई 2002 को पैदा हुए दे सकते हैं, 1 जुलाई 2005 को पैदा हुए दे सकते हैं। कंडीशन ये है दैट यू शुड बी द अनमैरिड मेल। ठीक है, मेल कैंडिडेट होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। ठीक, चलिए ये चीज समझ आ गई। मींस परसेंटेज 12th की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। एज का रिस्ट्रिक्शन है उसे देखना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस का रिस्ट्रिक्शन है उसे भी देखना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन है, शुरू हो चुकी है आजकल। कहीं पे भी किसी भी आप जो है वो साइबर कैफे पे चले जाइए, वहाँ सब डिटेल है, सब आपके फोटो वोटो स्कैन करके सब कुछ कर देते हैं वो। दे आर वेरी एक्सपर्ट, है ना। ठीक है, हाँ कब तक, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है? 19 जनवरी 2021 और 6 बजे तक। 19 जनवरी 2021 6 बजे तक। और यदि आपको लगे यार मैंने गलत फॉर्म भर दिया, यार मेरे पैसे डूब गए जबरदस्ती में, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, 27 जनवरी से 2 फरवरी 6 बजे तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी 6 बजे तक आप अपना फॉर्म विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये कमाल की चीज है यार। आपको लगा कि मैंने डिसीजन रॉन्ग ले लिया यार, मेरा जो निर्णय है ना ये गलत है, मैं तो नहीं जाना चाहता डिफेंस में, मुझे तो यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगती, वहां तो बहुत ही ज्यादा अनुशासन होगा, मैं तो अनुशासन प्रिय नहीं हूं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं ना, हर व्यक्ति अनुशासन प्रिय हो जरूरी थोड़ी है। सब लोग उठा के मिलिट्री में या नेवी में या एयरफोर्स में थोड़ी चले जाएंगे। तो आपको कहीं लगे कि आपका डिसीजन गलत है, तो 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म पे विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी चीज क्लियर हो गई। बट अब खतरनाक चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा यार आज तो अभी 30 दिसंबर है, कल जो है 31 है, फिर सेलिब्रेशन न्यू ईयर का करेंगे, तो आप सेलिब्रेट ही करते रह जाएंगे यार, है ना। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, उन एग्जामिनेशन सेंटर पर फिक्स्ड लिमिट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कि 100 स्टूडेंट्स को ये सेंटर या 200 स्टूडेंट्स को या 500 स्टूडेंट्स को ये सेंटर अलॉट किया जाएगा। अब जैसे राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं तो वो जयपुर लेना चाहेंगे, नेचुरल सी बात है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आप यदि अपना फेवरेट एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकल जाता है लोगों के दिमाग से। क्यों? क्योंकि यहां आपका फॉर्म भरते ही इमीडिएटली आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को पहले आओ पहले पाओ हिंदी में एंड अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिसने पहले फॉर्म भर के एग्जामिनेशन सेंटर मांग लिया उसको पहले अलॉट कर दिया जाता है। और अब उस एग्जामिनेशन सेंटर की 100 सीट्स थी और आपने फॉर्म लेट भरा और वो 100 की 100 सीट फिलअप हो गई, तो अब आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल पाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकाला आपने कि मुझे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस को बहुत जल्दी पढ़ना है और वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में एज अर्ली एज पॉसिबल मुझे ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, देर नहीं करनी है, कोशिश कीजिए आज ही भर दीजिए, वरना कल तो आप इसे जरूर भर दीजिए, देर बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एज लिमिट्स के रेस्ट्रिक्शन हैं, आपके पास लोअर एज लिमिट भी है, अपर एज लिमिट भी है। मैरिटल स्टेटस का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूं कि हमारे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीकर है, झुंझुनू है, गंगानगर है हमारे तरफ से, इस तरफ के कई, जिसे शेखावटी एरिया कहा जाता है, ठीक है ना, बहुत लोग वहाँ से जोधपुर इस मारवाड़ की तरफ आ जाएंगे तो आप देखेंगे नागौर है, जोधपुर है, पाली है आपके पास में, जैसलमेर है, बीकानेर है, यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन देते हुए आए, ट्रेंड है, ठीक है ना। तो आप कई बार वहाँ पे गाँव ढाणियों के जो बच्चे होते हैं फिजिकली तो वो बहुत फिट होते हैं, बहुत फिट होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उनकी कई बार अर्ली मैरिजेस कर दी जाती हैं, तो उस मैरिटल स्टेटस का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन का जो आपका फॉर्म है उसे एज अर्ली एज पॉसिबल फिलअप कर दीजिएगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास 400 कैडेट्स की जरूरत है, 400 कैडेट्स। एग्रीड? देखिए, ये वो एग्जामिनेशन है
जो अल्टीमेटली जॉब में कन्वर्ट होता है, आपके अल्टीमेटली जॉब में कन्वर्ट होता है। तो इसके दो पार्ट हैं, पहले आपसे एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और फिर उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू और होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी जिसे कहा जाता है। बट अभी हम पहले पड़ाव की बात कर लें कि हम पहला पड़ाव तो क्लियर कर रहे हैं यार, फिर देखेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू में होता है नहीं होता है, क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव शो करना है आपको, ठीक है ना, किस तरीके से वहाँ पर्सनल इंटरव्यू देना है, वो सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको कैडेट बनना है तो आपके पास 400 वैकेंसीज हैं। हाउ मेनी? 400। 370 कैडेट्स तो चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। आर्मी में 208 चाहिए मैक्सिमम, नेवी में चाहिए 48, एयरफोर्स में चाहिए 120। 208 एंड 42 कितने हो गए आपके पास में? 250 प्लस 120, ये 370। तो 370 कैडेट्स तो कहाँ चाहिए आपको? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और ये कौन सा पार्ट है आपके पास में? दिस इज ऑफ एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाउ मेनी? 370। और यदि नेवल एकेडमी की बात करूं आपसे, सो हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड? 30। टोटल कितना हो गया? 400। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब ध्यान से समझिए, आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम है, आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है, आपके पास साइंस स्ट्रीम है, यहां नेवल एकेडमी के इन 30 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स है, साइंस है, आपके ये जो 208 हैं इन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 208 प्लस 30, 238। Either your stream is science or commerce or arts, you are eligible। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन यदि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के नेवी साइट पर, नेवी स्ट्रीम में, एनडीए का कौन सा? नेवी, तो आपके पास साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट होने चाहिए। यदि आप एनडीए के एयरफोर्स वाले सेक्शन में, स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तब भी 12th लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। मींस ये यहां में आपको इसे कह देते हैं, इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इस बॉक्स के लिए आपके पास जो स्ट्रीम होना चाहिए वो P प्लस C प्लस M का स्ट्रीम होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बायो वाले अलाउड नहीं है, यहां अलाउड है बायो, यहां अलाउड है कॉमर्स, यहां अलाउड है आर्ट्स, यहां अलाउड है कोई भी स्ट्रीम। लेकिन नेवी की 42 और एयरफोर्स की 120, किसका? नेशनल डिफेंस एकेडमी का। इनके लिए PCM होना जरूरी है। परसेंटेज प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, भले 38% हो, 40% हो, वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। बट आपने कहा सर आई एम अनमैरिड मेल, ओके सर मेरी पैदाइश यहां से यहां के बीच की है, 2 जुलाई 2002 या उसके बाद की, और 1 जुलाई 2005 या उससे पहले की है, तो मैं इस पूरे क्राइटेरिया को क्या करता हूं? आई एम एलिजिबल अकॉर्डिंग टू दैट। तो आपको कोई परसेंटेज वगैरह चेक नहीं करनी है। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो आप 400 की 400 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप 208 एंड 30, 238 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। फिर आप एयरफोर्स विंग के लिए और नेवी विंग के लिए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एग्री? समझ आ गई बात यहाँ सबको? बट यार इससे कुछ नहीं हो रहा। देखो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये मैंने बिगिन की हैं, ठीक है, ये सारे लोग आपको बताते रहते हैं, लेकिन इसमें मुद्दे की एक ही बात थी, वो ये थी कि बहुत जल्दी फॉर्म भर देना ताकि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए वो मिल जाए। बस एक ही मुद्दे की बात थी। सारा मुद्दा यहाँ खड़ा हुआ है जिसमें कोई बात नहीं करेगा आपसे। तो अब पता करें कि भाई एग्जाम देना है, और ये तो स्टेज 1 है, फिर इसके बाद में एक इंटरव्यू होगा एसएसबी का। जब इसको क्लियर करेंगे तब वहां पहुंचेंगे, जब दोनों चीजें क्लियर होंगी तब जाके हम कैडेट बनेंगे। और कैडेट बन गए
तो फिर ब्राइट फ्यूचर है, एक्सट्रीमली ब्राइट, चमकते हुए सूरज हो फिर आपकी लाइफ है एक जबरदस्त कैटेगरी की। एग्रीड? तो मैंने आपको सपना दिखा दिया कि सपना बड़ा है और वो हकीकत हो जाता है, कई लोगों का होता है, ठीक है ना, होता रहता है। तो आपने कहा कि सर क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आपको कुल मिला के किस दिन 18 अप्रैल 2021 को 2.5 घंटे के 2 पेपर देने हैं। 150 मिनट का मतलब 120 + 30 है ना। तो 2.5 घंटे का पेपर मैथ्स का और 2.5 घंटे का पेपर ये आपके पास में जीएटी, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, ठीक है ना। यहाँ सारी चीजें जनरलाइज्ड हैं। मैथ्स के लिए आपके पास में हाउ मेनी मार्क्स? तो ये 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये फील जाएगा, सर मेरी स्ट्रीम बायो है, मेरी स्ट्रीम आर्ट्स है, अरे यार ये मैथ्स बहुत इन डेप्थ मैथ्स नहीं है और ये आपको 300 में से 300 थोड़ी लाने हैं, है ना, इसलिए घबराए नहीं। मैं बताता हूं अभी आपको। अधिकतर तो क्या होता है कि कई सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स इसलिए घबरा जाते हैं, अरे यार पहला पेपर ही मैथ्स का है यार, वो भी 300 नंबर का। अरे मत डरिए बिल्कुल, आप आर्ट्स स्ट्रीम के है ना, मैं बताता हूं आप कहाँ एडवांटेजेस टर्म पे होंगे, या आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो कहाँ एडवांटेजेस टर्म पे होंगे, उन सबको समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स कोई कोर मैथ्स थोड़ी है, सिलेबस वही है जो 11th 12th 9th 10th के आसपास का है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट लेवल का मैथमेटिक्स नहीं है। इज दैट क्लियर? ये एक जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है वो है। और जो आपके पास में सपोज किसी को कैलकुलस नहीं आता या किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता हमारे, तो छोड़ देंगे ना उनके क्वेश्चंस को, कौन से 300 में से 300 लाने हैं, पहली चीज। फिर आपका ये जो दूसरा एग्जाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो कितने मार्क्स का है? वो 600 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना उसका 1/3 आपका रॉन्ग होने पर कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपको 0 नहीं मिलेगा, फिर आपको -1 मिलेगा। सही कर दिया तो 3 मिल जाएंगे। 3 नंबर का 1/3 1 मार्क्स, तो गलत कर दिया तो फिर -1 मिलेगा। आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिलेगा और सही कर दिया तो 3 मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग होती है ये, आप सब लोग समझते हैं इसको। अब आपने कहा सर 600 मार्क्स यहाँ से और टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास में, तो आप कहेंगे सर टोटल विल बी 900 मार्क्स। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। यूजुअली आप उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जहाँ समझ आ जाए उसके थ्रू कर लीजिए, ठीक है। देखिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जानबूझ के कई चीज़ों से डर जाते हैं। तो पहले तो आपको बता रहा हूँ कि भाई आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, नहीं होगा ना, ठीक है, आप अटेम्प्ट कीजिए। अब आपने कहा सर 600 यहाँ और 300 यहाँ, पहले सुनिए कि ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है आपके पास में वहाँ क्या हाल है। मैथ्स तो आपका मैथ्स है ही सही पूरा का पूरा, ठीक है ना। अलजेब्रा भी है उसमें, ट्रिग्नोमेट्री भी है उसमें, कैलकुलस भी है उसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है उसमें, ठीक है, सब चीज़ें हैं। यहाँ चले तो इसमें आपके 600 मार्क्स में 200 मार्क्स का इंग्लिश है, ठीक है। और मैंने आप सबको बता रखा है कि भाई ये इंग्लिश हमारी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ, हाँ मैं आपको ये बिल्कुल सबको बता देना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपका सिंपल ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, ये वो है। तो आप इंग्लिश यदि स्पीकिंग स्टूडेंट नहीं है तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कितने मार्क्स का है? तो 600 में से 200 तो किसका हो गया आपके पास में, इंग्लिश का, और 400 मार्क्स किसके हैं? दैट विल बी ऑफ जी, ये जनरल नॉलेज के हैं। अब इसको भी समझना पड़ेगा। जनरल नॉलेज के मैं आपको एक एक हिस्से को समझा रहा हूं। अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की आंखों में चमक आती है।
अरे यार मैथ्स तुम खराब करोगे, करो ना, लेकिन जो मैथ्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है उसका जनरल नॉलेज हमेशा वीक होता है। कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी कर लो, समझ रहे हैं? वो तो बाद में जो सुधर गया वो सुधर गया। इन जनरल आपके आर्ट सब्जेक्ट के जो लोग होते हैं उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। आर्ट सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ज्योग्राफी वो पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स वो पढ़ते हैं, फ्रीडम मूवमेंट वो पढ़ते हैं, हिस्ट्री वो पढ़ते हैं, तो ये पोर्शन उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो उनका मैथ्स वीक हो गया तो क्या हो गया, इसमें से मार्क्स लेंगे। अब मैथ्स वाले लोग कहेंगे सर आप आर्ट्स वालों को सपोर्ट कर, अरे भाई तुम यहां वीक हो तो तुम मैथ्स को संभालो। तो खेल बराबर का है, खेल बराबर का है, कहीं कोई जो है एडवांटेजियस टर्म पे नहीं है। इसलिए मैंने आप सबको कहा कि वॉट एवर बी योर स्ट्रीम यू आर हैविंग अ चांस। सीधी सी बात है, हताश कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। अरे यार यहां यदि मेरे पास सपोज आई एम द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो मुझे पता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का क्या हाल था, पूरे पूरे विश्व में कितनी सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, कितनी क्रांतियां हुई हैं। अब यार आप क्रांति का नाम ले लो तो बेचारा मैथ्स वाला स्टूडेंट तो मर गया, उसको तो पता ही नहीं होता, उसको तो प्लासी और बक्सर के युद्ध का ही पता नहीं होता। आपने तो सारे युद्ध बड़ी डिटेल में पढ़े होते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिसको जो आता है उस पर फोकस कर लीजिए और जो नहीं आता है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। देखो खुश होने के लिए मुझे ये आता है, ये आपका तरीका है, और जो नहीं आता है उसको क्या करना है, आपको सुधारना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो ये जो जीके वाला 400 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें क्या क्या आएगा, इसका फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स, जिसको हम साइंस कहते हैं, साइंस ए पार्ट ए जिसे कह सकते हैं, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, और फिर आता है आपका हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। अभी आप 25, 15, 10 ये अभी समझाता हूं क्या है। तो आपने कहा सर फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ये एक पोर्शन, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है, एंड जनरल साइंस। अब मैं बताता हूं कि ये जो आपका जीके है उसमें फिजिक्स कितना आएगा, 25%, केमिस्ट्री 15%, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस जिसे कहते हैं, जनरल साइंस वो कितना आएगा, जल्दी बोलिए, सिर्फ 10%। एग्रीड? तो अब आपको लगा कि ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें आपके पास में जनरल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और ये कुल मिला के आप देखेंगे तो ये ऊपर 50% हो रहा है। अब मैंने कहा कि इसमें क्या है, हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट इंडियन का, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसे कह सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हो, यदि आप उठा के इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको जॉब में जाने के लिए आगे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पढ़ा कीजिए इनको, ठीक है ना। तो हिस्ट्री प्लस फ्रीडम मूवमेंट कितना, 20%। बहुत एडवांटेजेस टर्म्स पे होते हैं यहाँ कौन, आर्ट्स स्टूडेंट। बहुत एडवांटेजेस टर्म पे होते हैं यहाँ कौन, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। बहुत याद होता है उनको, बहुत याद होता है। मैं ये जो पठन पाठन का कार्य है, अध्यापन का जो कार्य है ना, मैं पिछले 28 वर्षों से हूँ इसमें, और मेरा दोनों तरफ एक्सपोजर है क्योंकि मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। तो पेशे से इंजीनियर हूँ तो मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहूँगा, निश्चित बात है, और अच्छा स्टूडेंट रहूँगा तभी तो इंजीनियरिंग में एंट्री हुई मेरी, समझ आ गया। तब आप कहेंगे कि सर आपको मैथमेटिक्स वाला फिर मैंने न जाने कितने वर्षों तक, जिन्हें जेईई मेंस, एडवांस, आप कहते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तो उनको भी देखा, और फिर इन सारी चीज़ों को भी काफ़ी वर्षों से देखता चला आ रहा हूँ। तो ये पोर्शन आपको सभी को स्ट्रांग रखना चाहिए। तो जिन लोगों का वीक है वो इसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर आया आपके पास ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी इन जनरल आप डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। आप कहेंगे कि सर पढ़ के तैयार करना पड़ेगा, ये
बिल्कुल। एंड लास्ट वन इज करंट इवेंट्स। ये आपकी अखबार पढ़ने की कैसी आदत है, आप कितने जागरूक हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 15%, जनरल स्टडीज आपका 10%, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट 20%, ज्योग्राफी 20% एंड करंट इवेंट 10%। ये सब मिला के कितने मार्क्स का होगा आपके पास में? 400 मार्क्स। एग्रीड? इंग्लिश कितने मार्क्स का है आपके पास में? 200 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 600। मैथ्स कितने का है? दैट विल बी ऑफ 300 मार्क्स। एग्रीड? यहां आपको परसेंटेज नहीं बनानी है, यहां टॉप से बॉटम पे आएगा। तो आप दो ही काम करेंगे इस समय। पहली चीज, आप एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है ना। पहला काम है ये, वरना आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहीं दूर दराज मिलेगा और परेशान होंगे, और कई बार तो आप जाएंगे ही नहीं, मैं जानता हूं, ठीक है ना। तो पहले तो आप एज सून एज पॉसिबल यू फिल अप द फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सेकंड प्रायोरिटी इज दैट अब आपने सिंसियरली इसका प्रिपरेशन करना है, तो यू शुड हैव टू गो फॉर द स्ट्रैटेजी, है ना। अब आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है। कल 31 दिसंबर को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल कैबिनेट से जो है मिस्टर पोखरियाल, वो घोषणा कर देंगे कि सीबीएसई बोर्ड के 12th और 10th के एग्जामिनेशंस कब होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग जाएगा कि 12th के एग्जाम कब होंगे, ठीक। और वो 12th के एग्जामिनेशन डेफिनेट चीज है कि इस डेट से क्या नहीं करेंगे, इस डेट से टकराएंगे नहीं, कोई क्लैशिंग नहीं होगी किसी भी तरह की। बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं मेरी प्रिपरेशन को किस तरीके से बैलेंस करूं। इज दैट क्लियर? यदि आपने स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं किया, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो जो मैथ्स का सिलेबस है इट इज गोइंग टू बी ए सिमिलर वन, तो उनका तो काम चल ही रहा है, ठीक। अब उन्हें क्या प्रिपेयर करना है? तो मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है, दैट इज करंट इवेंट्स। बहुत आसानी से प्रिपेयर हो सकते हैं। 10 मिनट आप क्रेडिजी कोटा के साथ गुजारिए, जब भी फ्री हो आप उठा के करंट इवेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम आपको देते हैं, यू गो थ्रू दैट। एनसीईआरटी 9th 10th 8th 9th 10th की बुक्स उठाइए। एनसीईआरटी 8th 9th 10th हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। एक बार पहले भी पढ़ी हुई है आपकी, दोबारा पढ़ लीजिए, ये सारा काम इसमें हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लोग जो साइंस स्ट्रीम के वो पढ़ ही रहे हैं, और जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, वो यहाँ से समझ लीजिए कि मुझे यहाँ जनरल जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेने हैं, कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि फिजिक्स का कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ अटैम्प्ट कर लूँगा, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट। हाँ, आपको यहाँ हिस्ट्री का डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर जो मैथ्स स्ट्रीम का है या बायो स्ट्रीम का है उससे नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई योर वीकनेस, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू टेक द डिसीजंस। अब क्रेडिजी कोटा आपकी क्या हेल्प कर सकता है यहाँ पे? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, इस पूरी दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, आप स्वयं की मदद स्वयं करते हैं, एफर्ट खुद करने पड़ते हैं। मैं यहाँ हमेशा सब लोगों को कहता हूँ कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको लगता है सो रहा है ये, तभी कोई ज़रूरत नहीं है इसको, एफर्ट उसी को करना पड़ता है। तो एफर्ट आप ही करेंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति स्वयं की मदद करता है, फिर पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं एंटायर ग्लोब इज रेडी टू हेल्प। आपको डिसाइड करना है कि मुझे हेल्प कहाँ से लेनी है। तो हम लोग कई सारी चीज़ें इस एनडीए के लिए अभी शुरू करने वाले हैं। ये पहला वीडियो था एनडीए से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, मुश्किल से या तो कल या परसों वो फिर आपको मिलने वाला है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक नॉमिनल चार्ज पे, या कुछ चीज़ें तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और ऐसी चीज़ें, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें कि आप हंसते खेलते प्रिपेयर करते हुए चले जाएं। तो वो कैसे हंसते खेलते प्रिपेयर करना है, उनका कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्या वो आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन नटशेल में आप सब एक बार समझ लीजिए कि यहाँ कोई गलती हो जाए
तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। सर गलत हो गया, मैं नहीं जाना चाहता, तो आप कब से कब तक 27 से 2 फरवरी तक अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं, कोई पैसे का नुकसान नहीं होगा। फॉर्म को एज अर्ली एज पॉसिबल फिलअप करना है ताकि मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए। परसेंटेज की चिंता नहीं करनी है, कितनी आएगी या कितनी है, आइदर यू आर अ सेकंड डिविजनर और थर्ड डिविजनर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के नेवी और एयरफोर्स सेक्शन में जाना चाहते हैं, 42 और जो आपका 120 है, इन पर जाना चाहते हैं, मीन्स टोटल कितना हो गया आपके पास में 20 और 40 60 162 सीट्स के लिए, तब तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्ट्रीम होना चाहिए। इसमें आप चाहें तो पीसीएमबी भी कर सकते हैं, कई लोग लेके रखते हैं 6 सब्जेक्ट, बट पीसीएम होना जरूरी है, पीसीएम होना जरूरी है। बाकी सब चीज़ों के लिए किसी भी स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह का। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि 900 मार्क्स हमारे पास टोटल है, 5 घंटे हैं, ये आपका 2.5 घंटा, ये 2.5 घंटा, और बहुत तसल्ली से नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना पड़ेगा, जिस पे हम काम करेंगे। बस अभी तो एक काम करना है, फॉर्म भर दीजिए यार, है ना। शुक्रिया, थैंक यू।